Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. This is third lecture of chapter number 8. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता था। फिर हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन को हमने फास्ट किस तरह से किया था। आज हम चालू करेंगे अरे मल्टीप्लायर से। ठीक है? इससे पहले जो हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है वो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है और कंपेयर करने जाए तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन से काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो ही डिजिट्स होती है, या तो ज़ीरो होगा या तो वन, और इनका मल्टीप्लिकेशन केसेस भी एकदम सिंपल होते हैं। ठीक है, दो बिट्स के हमारे पास टोटल चार केसेस होते हैं। आपको स्टूडेंट्स एक रूल तो पता ही होगा कि हम ज़ीरो को जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है, तो जब दोनों बिट्स ज़ीरो होगी, ज़ीरो इंटू ज़ीरो हमको ज़ीरो मिलता है। वन ज़ीरो हो या ज़ीरो वन हो तो आउटपुट हमेशा ज़ीरो आता है, और जब दोनों बिट वन होगी तो मेरा आउटपुट वन आएगा। ठीक है, जो गेट्स होता है उसमें जो एंड गेट होता है उसकी लॉजिक भी हम एकदम इसी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस की तरह ही होती है। तो जब मेरे को मल्टीप्लिकेशन को एज अ लॉजिकल सर्किट बनाना होता है तो हमेशा मैं मल्टीप्लिकेशन को एंड गेट की मदद से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, एंड गेट का भी लॉजिक आपको पता ही होगा। जब दोनों बिट्स हाई होती है, इनपुट दोनों हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक बिट इनपुट बिट लो होगी तो आउटपुट हमेशा लो होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। ठीक है, फिर बाद में उसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है वो देखेंगे। मल्टीप्लाई 011 बाय 110 यूजिंग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन मेथड। फ्रेंड्स, कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है दो नंबर का, तो जो पहला नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं और दूसरा नंबर होता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जो हमारा 011 है वो मल्टीप्लिकेंड हो जाएगा और 110 है वो मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो हम करते क्या है, मल्टीप्लायर की हर एक बिट से मल्टीप्लिकेंट की हर एक बिट को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम पार्शियल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बाद में पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं तो मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ज़ीरो को हर एक बिट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ज़ीरो टाइम्स वन ज़ीरो, ज़ीरो टाइम्स वन ज़ीरो, ज़ीरो टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पार्शियल प्रोडक्ट को एक बार शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, वन टाइम्स वन वन, वन टाइम्स वन वन, वन टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, फिर वापस मैं क्या करूँगा, इस केस में से एक और बार लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा, तो जो मेरा पार्शियल प्रोडक्ट यहाँ से चालू हो रहा था अब यहाँ से चालू हो जाएगा। तो ये जो खाली जो पोजीशन रही उसको मैं फिल कर दूंगा ज़ीरो से। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो आ गया। अब वन टाइम्स वन वन, वन टाइम्स वन वन, वन टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यहाँ है, जितने हमारे मल्टीप्लायर होंगे, मल्टीप्लायर में जितनी बिट्स होंगी उतने ही पार्शियल प्रोडक्ट्स हमको जनरेट होंगे, क्योंकि यहाँ तीन बिट्स थी तो हमारे पास तीन पार्शियल प्रोडक्ट्स आए। अब इन सारे पार्शियल प्रोडक्ट्स को मैं वर्टिकली ऐड कर दूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो प्लस वन वन, वन प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू। टू तो होता नहीं बाइनरी में तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे ज़ीरो और वन कैरी चढ़ा देंगे, तो यहाँ एज्यूम करो एक वन है, वन प्लस ज़ीरो वन, फिर वापस वन प्लस वन टू होता है। अब बाइनरी में तो टू को हम लिखते हैं ज़ीरो वन से, नीचे लिख दिया ज़ीरो और कैरी चढ़ा दिया वन, वन प्लस ज़ीरो वन आ गया। तो मेरा पार्शियल फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो। ठीक है, चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो डेसिमल में आंसर आ रहा है,
और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, अगर दोनों सेम आ रहा है तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर क्या है, 1 + 2 3 है, एक नंबर 3 है, दूसरा ये क्या है, 4 + 2 6, 6 3 = 18। ठीक है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट 18 आ रहा है। अब ये प्रोडक्ट को हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे। ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है। 16 + 2 18, 6 3 = 18 ही हो रहा था, हमको 18 ही मिल रहा है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सही जा रही है। अब जनरल वे में देखना है कि दो बिट्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रहा है, तो उसको हम जनरल नोटेशन से समझेंगे। मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लिकेंड है ए, ठीक है। जो छोटी वाली डिजिट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ A0 से, और जो सेकंड डिजिट है उसको डिनोट कर रहा हूँ A1 से। और दूसरा मेरे पास एक मल्टीप्लायर है B, उसके पास भी 2 डिजिट का है, ठीक है। उस छोटी वाली डिजिट को मैंने डिनोट किया B0 से, और बड़ी वाली डिजिट को किया B1 से। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं B0 को मल्टीप्लाई करूँगा A0 से, और वो मैं इधर पार्शियल प्रोडक्ट में लिख दूंगा B0 × A0। फिर B0 को मल्टीप्लाई करूँगा A1 से, तो यहाँ आ गया B0 × A1। अब मैं क्या करता हूँ, एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करवा देता हूँ, है ना, तो ये खाली हो जाएगी, इसको मैं 0 से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। अब B1 × A0 करूँगा, ये आ गया इधर, B1 × A1 आ गया, ये आ गया इधर, ठीक है। और एंड में क्या करते हैं, हम पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं। इधर क्या आ जाएगा, B0 A0, वो हमारा जो प्रोडक्ट की सबसे छोटी वाली बिट है वो बन जाएगा। जो सेकंड बिट है जिसको हम P1 से डिनोट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, P0 A1 प्लस B1 A0। P2 की वैल्यू क्या जाएगी, B1 A1। P3 की वैल्यू क्या जाएगी, 0। अगर कोई कैरी जनरेट होगा वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने नोटेशन लिख दिया है, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी सबसे छोटी वाली बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 A0। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B0 A1 प्लस B1 A0। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 A1 प्लस कैरी आउट ऑफ P1, अगर कोई कैरी आ रहा है तो वो भी ऐड कर दो। अब P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैरी आउट ऑफ P2, इसका जो कैरी आएगा वो इधर आ जाएगा। अब लॉजिकल सर्किट बनाना एकदम सिंपल है, क्योंकि मेरे पास एक्सप्रेशन दिया ही हुआ है। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास एक मल्टीप्लायर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टी नंबर्स हैं वो दो दो बिट के हैं, इसके लिए मैं इसको 2 बिट का मल्टीप्लायर बोल सकता हूँ। तो अब सबसे छोटी वाली बिट के लिए क्या करना है, B0 और A0 का मल्टीप्लिकेशन करना है। और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन के हमेशा हम एंड सर्किट यूज़ करते हैं। B0 और A0 का मैंने एंड सर्किट में इनपुट पे दे दिया, तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, P0 A0, तो वो हमारा P0 हो गया। फिर P1 के लिए क्या करना पड़ेगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और बीच में हम सम कर रहे हैं, तो सम के लिए मैंने हाफ एडर यूज़ कर दिया है। और एक साइड में एक एंड गेट को इनपुट दे दूंगा B0 A1, तो ये मेरे को ये दे देगा आउटपुट में, और एक और एंड गेट में B1 और A0 दे दूंगा, तो मेरे को सेकेंड वाला ये प्रोडक्ट दे देगा। फिर बाद में हाफ एडर के इनपुट में ये दोनों दे दूंगा, तो मेरे को जो P1 वाली वैल्यू है वो मिल जाएगी। अभी हाफ एडर में क्या करता हूँ, जो कैरी जनरेट हो रही होती है वो मैं पास ओवर कर देता हूँ, तो वो मेरा B3 के लिए बन जाएगा। B3 में भी सिमिलर वही हो जाएगा, B1 + A1 होगा, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और अगर कोई पुरानी कैरी आ रही है उसको ऐड करवा रहा हूँ। ऐड करवाने के लिए हम हाफ एडर यूज़ कर रहे हैं। इसका जो आउटपुट होगा वो P2 बनेगा। यहाँ टाइपिंग एरर है, ये स्टूडेंट्स P2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो कैरी जनरेट होगी वो हमारा P3 हो जाएगा। इस तरह से 2 × 2 का एक मल्टीप्लायर हो गया, इसको हम अरे मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि कंप्यूटर में हम सिर्फ 2 बिट्स का मल्टीप्लिकेशन तो करते नहीं है, है ना। जनरली क्या होता है, एक बाइट या एक वर्ड या एक डबल वर्ड को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हम n बिट का मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, जिसको हम अरे मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। में भी सेम यही होता है, खाली थोड़ी सर्किट बड़ी हो जाती है। हर एक बिट के लिए हम अलग अलग सर्किट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अरे मल्टीप्लायर।
अब नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा था। अब हम देखेंगे कि डिवीजन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं विद द कंप्यूटर। ठीक है। जो बाइनरी का डिवीजन होता है वो डेसिमल नंबर की तरह ही होता है। ठीक है। काफ़ी हद तक सेम होता है, और क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 1 और 0 ही यूज़ हो रहे होते हैं, वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। अब डिवीजन चालू करने से पहले जो टर्म्स रिलेटेड होती है डिवीजन को, वो समझेंगे। ठीक है। जिस नंबर में से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उस नंबर को हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो नंबर हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवीज़र बोल रहे होते हैं। ठीक है। फिर जो हमको आंसर आता है एक्चुअल आंसर डिवीज़न का, उसको हम कोशेंट बोलते हैं, और जो वैल्यू बच रही होती है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है। इसको एक डेसिमल में अगर एग्जांपल लेने जाएंगे, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 10 मेरा डिविडेंट हो जाएगा, 3 डिवाइज़र हो जाएगा। मुझे पता है 3 3 ज़ा 9 होता है, तो जो ऊपर 3 आएगा वो मेरा कोशेंट हो जाएगा। और 9 क्या होता है, 10 में से एक निकाल देंगे तो 1 बच रहा है, तब 9 आएगा, तो मेरा 1 रिमाइंडर होगा। तो इस ऑपरेशन में जो 10 डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, तो 10 मेरा डिविडेंट हो गया, 3 मेरा डिविज़र था, जो नवा 3 आया वो कोशेंट हो जाएगा, और 1 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से डिवीज़न होता है। अब बाइनरी में भी सेम वही होगा, एक नंबर होगा जो डिविडेंट होगा, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होंगे वो डिविज़र हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारा डिविडेंट वैल्यू है 110 ठीक है। उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 110 से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इधर देखेंगे कि 110 जितनी वैल्यू आ रही है या उससे बड़ी आ रही है कि नहीं। ठीक है। सबसे पहले मेरे को 110 आ जा रहा है, तो 110 लाने के लिए मेरे को 110 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। तो 110 वन ज़ा 110। ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे हम, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है। पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अब इमीडिएट राइट में जो नंबर होता है उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो ये 0 0 1 बन जाएगा। तो 110 से 1 तो काफ़ी छोटा होता है, तो क्वोशंट में मैं एक ज़ीरो डालूंगा, जिसकी मदद से जो 1 के बगल वाला नंबर था वो भी नीचे आ जाएगा। ठीक है। 11 बन गया। अब ये 11 भी 110 से छोटा होता है, इसीलिए मैं एक और ज़ीरो लेके नेक्स्ट वाला नंबर को भी कंसिडर कर लूँगा। तो वापस 110 बन गया। 110 लाने के लिए मेरे को वापस मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 110। अब सब्ट्रैक्शन निकालूंगा मैं, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है। फिर से इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। अब इमीडिएट नेक्स्ट वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये तो छोटा होता है, वापस मैं ज़ीरो रखूँगा ताकि नेक्स्ट नंबर ले सकूँ। ठीक है। फिर एक और ज़ीरो लूँगा तो 11 बन जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये 110 से ज़ीरो छोटा है 11, इसलिए मैं इसको रिमाइंडर कंसिडर करूँगा। अगर बड़ा होता, सपोज यहाँ एक और 1 आ जाता, तो मैं वापस और डिवीज़न करते जाऊँगा। तो हम डिवीज़न में जब तक करते जाते हैं जब तक मेरे को फाइनल रिमाइंडर डिविज़र से छोटा नहीं मिल जाता, और जो ऊपर जो वैल्यू आई वो मेरा कोशेंट हो जाएगा। ठीक है। सेम यही प्रोसेस मैं यूज़ करके एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जो मेरा डिवीज़न परफॉर्म करके देगा। उस मेथड को हम रिस्टोरिंग डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है। फिगर शोज द हार्डवेयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्टोरिंग डिवीज़न। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ n+1 बिट बाइनरी एडर, shift, add and subtract control logic and registers A, B and Q। फ्रेंड्स, आप फिगर में देख सकते हो ये एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है बाइनरी डिवीजन का। इधर सेंटर में आप देख सकते हो n+1 बिट एडर है, अगर n 10 बिट्स होगी तो ये 11 बिट का एडर होगा। ठीक है। फिर रजिस्टर्स हैं, एक बी रजिस्टर है, ए रजिस्टर है, क्यू रजिस्टर है। ठीक है। एक शिफ्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट की कंट्रोल लॉजिक है जिसको हमारा क्लॉक कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। काउंटर कंट्रोल कर रहा है।
As shown in figure, divisor and dividend are loaded into register B and register Q respectively. तो आपके पास जो डिविजर होगा उसको हम B वाले रजिस्टर में लोड कर देंगे, ठीक है, बिट बाय बिट। और जो डिविडेंड होगा उसको हम Q वाले रजिस्टर में लोड करवा देंगे बिट बाय बिट। और जो A वाला रजिस्टर होगा उसके अंदर हमको वैल्यूज मिलेगी। इनिशियली उसको हम 0 रखते हैं, ठीक है। Register A is initially set to 0. The division operation is then carried out. After the division is complete, the n-bit quotient is in register Q and the remainder is in register A. तो जो रिमाइंडर होता था वो हमेशा A रजिस्टर में मिलेगा और जो क्वोशंट है वो हमारा Q रजिस्टर में मिलेगा, ठीक है। अब लॉजिक क्या परफॉर्म हो रही है वो देखेंगे। डिवीजन ऑपरेशन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, शिफ्ट A एंड Q लेफ्ट वन बाइनरी पोजीशन। फिगर में आप देख सकते हैं जितने भी Q रजिस्टर और A रजिस्टर की बिट्स हैं सबको वन पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। जो Q0 की वैल्यू होगी 0 या 1 उसको हम शिफ्ट कर देंगे Q1 में। Q1 वाली वैल्यू Q2 में चली जाएगी। वैसे ही Qn-2 में जो वैल्यू थी वो Qn-1 में चली जाएगी। और इधर जो Qn-1 में जब से लास्ट वाली वैल्यू होगी वो लेफ्ट में शिफ्ट होके A0 में चली जाएगी और A0 की वैल्यू A1 में चली जाएगी और जो An वैल्यू होगी वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हो गया। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट डिवीजर फ्रॉम A एंड प्लेस आंसर। अब स्टेप नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट डिवीजर फ्रॉम ए एंड प्लेस आंसर बैक इन ए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ए माइनस बी परफॉर्म करना है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम कोई भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट करके दूसरे नंबर के साथ एडिशन परफॉर्म करेंगे तो सिमिलर होगा ए माइनस बी ऑपरेशन के। तो हम यहाँ करेंगे क्या, बी में जो डेटा होगा उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसको ऐड करवा देंगे ए के साथ और जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको वापस ए में ही स्टोर करवा देंगे, ठीक है। इफ द साइन बिट ऑफ ए इज 1 सेट Q0 टू 0, ठीक है। अगर जो ए रजिस्टर की साइन बिट अगर 1 होगी तो Q0 को हम 0 पे सेट कर देंगे एंड ऐड डिविजर बैक टू ए। फिर क्या करेंगे, जो डिविजर है बी के अंदर जो है स्टोर्ड है डेटा उसको ए से ऐड करवा देंगे, मतलब रिस्टोर करवा देंगे। नहीं तो अगर साइन बिट की वैल्यू 0 होगी तो Q0 को हम 1 पे सेट कर देंगे और यही स्टेप्स जितने बिट्स होंगे उतने टाइम रिपीट करवा देंगे, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल डिवीजन एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। हार्डवेयर देख लीजिए। डिविडेंड हमारा क्यू रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है और फाइनल में एंड में जो क्वेश्चन आएगा वो भी क्यू रजिस्टर में स्टोर्ड होगा। फिर डिवीज़र हमारा बी रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड होता है और स्टार्टिंग में ए रजिस्टर की वैल्यू 0 होती है और वो यूज़ करते हैं हम रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसकी मदद से आपको पता समझने में आसानी होगी, ठीक है। डिवाइड द फॉलोइंग अनसाइन नंबर यूजिंग रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड। डिविडेंड है 100 और डिविजर है 11। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अब से जो भी नंबर दिया जाएगा वो डेसिमल के अंदर ही होगा। कितने लोग क्या करते हैं इसको, सॉरी बाइनरी में दिया रहेगा, कितने स्टूडेंट्स होते हैं उसको ये बाइनरी की जगह डेसिमल समझ लेते हैं, इसको 1000 समझ लेते हैं और इसको 11 समझ लेते हैं। पहले वो क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर हमेशा गलत आता है, ठीक है। जनरली जो बाइनरी में नंबर दिया होगा वो ब्रैकेट में दे के 2 लिखा होगा, अगर नहीं दिया होगा तो भी आप समझ जाइएगा कि ये एक बाइनरी नंबर है क्योंकि 1000 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा बाइनरी में। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारा डिविज़र है 11 उसको टूज कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ताकि बाद में सब्ट्रैक्शन में काम आ सके, ठीक है। 11 को मैं 0011 भी लिख सकता हूँ का 1
फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सारे जीरो को वन से रिप्लेस कर दूंगा और वन को ज़ीरो से। तो डिविज़र का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? वन वन ज़ीरो ज़ीरो। उसमें वन ऐड कर दूंगा तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो वन वन वन। तो वन वन का हमको सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? वन 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 ज़ीरो वन। ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन में जो हमारा ए रजिस्टर है उसकी सारी वैल्यू ज़ीरो होगी, और जो हमारा डिविडेंट है उसको हम क्यू रजिस्टर में लोड करवा देंगे। तो क्यू रजिस्टर में वैल्यू वन थ्री टाइम्स ज़ीरो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। हर एक बिट को एक पोजीशन लेफ़्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो ये वाली खाली हो जाएगी, ये ज़ीरो इधर, ये ज़ीरो इधर, ये ज़ीरो इधर, वन वाला इधर आ जाएगा। ये वन आ गया, ज़ीरो इधर, ज़ीरो इधर, ज़ीरो इधर, ज़ीरो इधर, और जो लास्ट वाला ज़ीरो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे को ये मिल गया। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा बी के साथ। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने क्या कर दिया है, जो डिवीज़र था उसका मैंने सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया है। अगर इसको मैं ऐड भी करवा दूंगा तो वो इक्विवेलेंट होगा ए माइनस बी के। तो वन प्लस वन ज़ीरो वन होता है, वन ऊपर गया कैरी में, वन प्लस ज़ीरो वन हो गया। फिर ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो प्लस वन वन। ठीक है, क्योंकि हमारी साइन बिट वन है तो यहाँ मैं ज़ीरो ले लूँगा। ठीक है, रिस्टोर कर दूंगा डेटा को। फिर वापस शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, एक और बार शिफ्ट हो जाएगा। ये ज़ीरो अब इधर आ जाएगा, ये वाला ज़ीरो इधर आ जाएगा, जो इधर वन था वो एक लेफ़्ट पोजीशन में जाएगा, सब सारे के सारे लेफ़्ट में चले जाएंगे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस रिपीट करते जाऊंगा। कितनी बार रिपीट करेंगे? जितनी बिट्स दी हुई होगी। यहाँ चार बिट है तो हम चार बार डिवीजन परफॉर्म करेंगे। इस तरह से हमारा डिवीजन आएगा। फाइनल में जो क्वोशंट होगा वो हमारा क्यू रजिस्टर में होगा और रिमाइंडर हमेशा ए के अंदर होगा। ठीक है, जब मैं वन थ्री टाइम्स ज़ीरो को डिवाइड करूँगा वन वन से तो मेरा क्वोशंट आएगा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो और रिमाइंडर आएगा ज़ीरो 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 वन वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने जो डिवीज़न देखा था वो रिस्टोरिंग डिवीज़न मेथड में होता क्या था। जब हम ए माइनस बी कर रहे होते थे तो तब अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हमको ए को रिस्टोर करना पड़ता था, के अंदर काफ़ी टाइम चला जाता था। तो उसको ओवर करने के लिए दूसरी मेथड जो बनी है वो है नॉन रिस्टोरिंग डिवीज़न। इसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर आए तो भी ए की वैल्यू को रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी फास्टर एल्गोरिदम हो जाता है। ठीक है? इसमें स्टेप्स कौन से यूज़ होंगे? पहला स्टेप, इफ़ द साइन ऑफ ए इज़ ज़ीरो, shift A and Q left one bit position and subtract divisor from A. Otherwise, shift A and Q left and add divisor to A. If the sign of A is 0, set Q0 to 1. Otherwise, set Q0 to 0. ठीक है? Step 2. Repeat steps 1 and 2 for n times. If the sign of A is 1, add the divisor to A. Note, step 3 is required to leave the proper positive remainder in A at the end of n cycles. ठीक है, तो इस तरह से हम नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन निकालते हैं। अब शॉर्ट में कंपैरिजन देखेंगे रिस्टोरिंग और नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिदम की। सबसे पहले रिस्टोरिंग को देखेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे नॉन रिस्टोरिंग के साथ। रिस्टोरिंग मेथड नीड्स रिस्टोरिंग ऑफ रजिस्टर ए इफ द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नेगेटिव। अगर जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे और वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को रिस्टोर कर देंगे, करना ही पड़ेगा। सेकेंड, इन ईच साइकिल कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए इज फर्स्ट शिफ्टेड लेफ्ट देन डिविजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8। ठीक है, में हम रिस्टोरिंग मेथड में क्या करना होता था, सबसे पहले जो ए की पूरी वैल्यू होती थी उसको लेफ्ट में वन बिट से शिफ्ट करवाते थे, उसके बाद ही बी से
सब्ट्रैक्ट करते थे कॉम्प्लीमेंट लेके, ठीक है। और थर्ड क्या है, डज नॉट नीड रिस्टोरिंग ऑफ रिमाइंडर। रिस्टोरिंग मेथड में रिमाइंडर को स्टोर नहीं करना होता, खाली एक ही वैल्यू को रिस्टोर करना पड़ता है, स्लोअर एल्गोरिदम। तो रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिदम एक स्लो एल्गोरिदम है। अब हम कंपेयर करेंगे नॉन रिस्टोरिंग एल्गोरिदम के साथ। डज नॉट नीड रिस्टोरिंग ऑफ रजिस्टर ए, ठीक है। In each cycle, content of register A is first shifted left, then divisor is added or subtracted with the content of register A depending on sign of A. ठीक है। Needs restoring of remainder if the remainder is negative. अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो रिमाइंडर को हमको रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो अगर पॉजिटिव होगा तो रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये काफ़ी फास्टर एल्गोरिदम होता है, ठीक है। इसलिए मोस्टली हम नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फास्ट होता है और एक ही वैल्यू उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, वो सारे फिक्स्ड नंबर्स के लिए थे जिनमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता था। अब हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है कोई भी, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम मैंटिसा बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। सपोज मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसकी वैल्यू है 2023.22, ठीक है। अब इसको मेरे को मैंटिसा और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्लोटिंग पॉइंट को लेफ्ट साइड में धकेल दूंगा 1, 2 और 3 बार। तो मेरे पास एक नंबर मिलेगा 2.023, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, इनटू मैंने जितनी बार उसको मैंने लेफ्ट में खसकाया उतना पावर चढ़ जाएगा। 3 बार खसकाया तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इसमें जो ये नंबर वाला पार्ट होता है इसको हम मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है। और जो पावर 10 के पावर में होता है ये वैल्यू, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर ये नंबर है 4.12 इंटू 10⁻⁷, इसको मेरे को मैंटिसा और पावर के फॉर्म में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, का स्टैंडर्ड डिनोशन होता है m1 इंटू r⁻e, ठीक है। तो यहाँ मेरा मैंटिसा जो m1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.12 और पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम डिनोट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है। कंसीडर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स a एंड b। ए को मैं डिनोट कर रहा हूँ m1 इंटू r⁻e1 और b को मैं डिनोट करूँगा m2 इंटू r⁻e2। m1 क्या हो जाएगा a का मैंटिसा वाला पार्ट, e1 हो जाएगा एक्सपोनेंट a का, m2 हो जाएगा b का मैंटिसा और e2 हो जाएगा b का एक्सपोनेंट। और हम अज्यूम कर रहे हैं e1 की वैल्यू e2 से या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी, मतलब हमेशा या तो e1 e2 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरह से एडिशन परफॉर्म होता है। सबसे पहले स्टेप में सिलेक्ट द नंबर विथ स्मॉलर एक्सपोनेंट एंड शिफ्ट इट्स मैंटिसा राइट a number of steps equal to difference in exponents e2 minus e1। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो नंबर है, ठीक है, उनका एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो सकता है, एक का एक्सपोनेंट 2 होगा, दूसरे का एक्सपोनेंट 6 होगा, मगर हमको क्या चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट हो उसमें सेम एक्सपोनेंट आए। तो और कोई भी नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी परफॉर्म हो सकता है जब एक्सपोनेंट सेम हो। उसके लिए हम क्या करेंगे,
जो छोटा वाला नंबर होगा उसके एक्सपोनेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि रिजल्ट मेरे को बड़े वाले एक्सपोनेंट में आए। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है 1.75 इंटू 10⁻², और दूसरा नंबर है 6.8 इंटू 10⁻4। यहाँ पे जो छोटा वाला एक्सपोनेंट है वो 10⁻2 है और बड़ा वाला एक्सपोनेंट 10⁻4 है। क्योंकि यहाँ दोनों के पावर अलग अलग है, ना तो हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्शन। इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा, सॉरी पावर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, पावर सेम करने के लिए क्या करूँगा, मैं जो 10⁻2 है उसको 10⁻4 कर दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा डेसिमल पॉइंट को, जिसकी वजह से 10⁻4 हो जाएगा। 2 बार शिफ्ट करूंगा तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.0175 इंटू 10⁻4। ठीक है, अब देख सकते हो दोनों का पावर सेम हो गया, इधर भी 10⁻4 है, इधर भी 10⁻4 है। अब एडिशन में मेरे को सिंपली ये दोनों को ऐड कर देना है और 10⁻4 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सेट द एक्सपोनेंट ऑफ रिजल्ट इक्वल टू लार्जर एक्सपोनेंट, हमने सेट कर दिया है। परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑन मैंटिसा एंड डिटरमाइन द साइन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मलाइज द रिजल्ट इफ नेसेसरी, जितने पावर में चाहिए उतने हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक यही है, हमको सबसे पहले क्या करना है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम लाने ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से एडिशन परफॉर्म होता है दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परफॉर्म एडिशन एंड subtraction of single precision floating point number a and b where a is equals to 4490000 hex and b is equals to 42a00000 hex। ठीक है, मेरे पास दो नंबर दिए हुए हेक्साडेसिमल कोड में। ठीक है, दोनों का हमको बोल रहा है सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, पहले हम एडिशन देखेंगे किस तरह से हो रहा है, बाद में देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए को कन्वर्ट करूँगा बाइनरी में। ठीक है, तो उसका जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट होगा उसको मैं पीछे साइड लिख देंगे और जो मेंटिसा वाला पार्ट होगा उसको आगे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए का एक्सपोनेंट मेरे को क्या मिलेगा, 1000100 ठीक है, एक्सपोनेंट वाला ये जो लाइट कलर में है वो मेरा ए का एक्सपोनेंट डिनोट करने के लिए होता है। तो अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये 137 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 137 माइनस 127, तो 10 का आ रहा है। एक्सपोनेंट फॉर बी, बी का एक्सपोनेंट हम इधर लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा 1000101। ठीक है, डेसिमल में इसकी वैल्यू 133 हो रही है। आप देख सकते हो 133 माइनस 127 6 कर देंगे। ठीक है, एक का पावर 10 है, दूसरे का पावर 6 है। तो हम करते क्या थे, सबसे पहले 6 को 10 में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमको 4 बार लेफ्ट में धकेलना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, शिफ्ट कर दूंगा मेंटिसा। शिफ्टेड मेंटिसा क्या हो जाएगा, 4 बार एक और शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो 0100 था उसकी जगह क्या हो जाएगा, 4 0 और आ जाएंगे, तो 0000100 और पीछे ट्रेलिंग में 0 आते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों के मेंटिसा को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो पीछे से भी ऐड करना चालू करेंगे, 0+0 0, 0+0 0, 0+0 0, 0+1 1, 0+0 0, 1+0 0, 0 0। ठीक है, तो ये मेरे को रिजल्ट का मेंटिसा पार्ट मिल गया। और जो एक्सपोनेंट पार्ट होगा वो जो बड़ा वाला एक्सपोनेंट था उसी का आ जाएगा। कि यहाँ मेरे पास दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो साइन बिट 0 रहेगी, अगर नेगेटिव होता तो 1 होता। ठीक है, एडिशन करेंगे दो पॉजिटिव नंबर का तो हमेशा मेरे को एडिशन पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा साइन बिट में। अब एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा,
1 3 टाइम्स 0 1 2 टाइम्स 0 1, ये वाले को ही पेस्ट कर देंगे। और जो रिजल्ट आया मेंटिसा को वो मैं इधर लिख दूंगा 0 0 1 2 टाइम्स 0 1 2 टाइम्स 0 और 0। इस तरह से एडिशन परफॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। अब सब्ट्रैक्शन करना होगा स्टूडेंट्स, तो जैसे हम फिक्स्ड पॉइंट में कर रहे थे वैसे ही हम इधर भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन a माइनस बी को करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b कर देंगे। इधर क्या करूँगा, सबसे पहले b का मैं सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा और उसको a के साथ ऐड कर दूंगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट होगा a माइनस बी के। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आके देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कितना होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।